असलम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब उसे होश आया तो उसे शिद्दत से प्यास महसूस होने लगी, मगर इस गुप्त अंधेरे में कौन था जिसको पानी पिलाता। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ आसपास देखने लगा। ना जाने ये कौन सी जगह थी और कहाँ वाक़या थी। पता नहीं किन लोगों ने उसे किस जगह रखा हुआ था। अभी वो नजरें इतराफ में दौड़ा रहा था जब ही किसी कदमों की आहट सुनाई दी। एक नकाबपोश शख्स हाथ में पानी की बोतल लिए उसके करीब बढ़ने लगा। ये यकीनन वही शख्स था जो पहले भी यहाँ आया था। रोहेल उसे इग्नोर करके उसके हाथ में पकड़ी हुई बोतल को देखने लगा। उसकी प्यास जोश मारी थी, मगर वो बेबस था। वह शख्स रोहेल की निगाहों को बांधते हुए उसके बिल्कुल करीब आया और पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। प्यास लगी है, पानी चाहिए। उसका अंदाज एहसान करने जैसा था, जिस पर रोहेल गुस्से से उसको घूरने लगा तो वह शख्स कहका लगाने लगा, तुम पानी कैसे पियोगे? तुम्हारे हाथ तो बांधे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें पानी पिलाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। रोहेल समझ चुका था वो किसी ना किसी तरह अपनी असल बात की तरफ मतवज्जा चाहो जरूर होगा। क्या चाहते हो मुझसे? रोहेल का लहजा हमेशा की तरह सहज था और आंखों में न जाने कितना खून उतरा हुआ था। जो सामने खड़ा वो शख्स पास आने देख सकता था। अरे वाह, तुम तो बड़े ज़हीन निकले यार। ऐसे ही थोड़ी बीस ने तुमसे हैकिंग करवाई थी। वो शख्स अब सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ चुका था। बकवास बंद करो और बताओ क्या चाहते हो मुझसे। रोहेल की तेज आवाज पर वो यकदम थोड़ा पीछे हुआ और रोहेल की ताकत से तो वो भी वाकिफ था। तभी तो रोहेल पर पीछे से वार करके उसे बेहोश किया गया था और बेहोश करने के बाद उस पर तशद्दुद किया गया था, ताकि होश में आने के बाद वो चल भी ना पाए और ना ही किसी किस्म की कोई मज़ाहमत कर पाए। क्योंकि अगर वो मज़ाहमत करने में कामयाब हो जाता तो उन सब की खैर नहीं होगी। एक डील करते हैं हम। तुम्हें अपने बिस के बारे में सब कुछ बताओगे, उसका नाम, उसकी असल पहचान, उसका अगला मकसद, और बदले में हम तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देंगे और तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम दौलत से माला माल हो जाओगे। फिर तुम्हें बीस के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर रुहेल को एकतरफा मुस्कुराहट उछाली। वो इस हालत में भी मुस्कुराते हुए कितना दिल पुरकशिश लग रहा था। उसकी मुस्कुराहट की वजह ना समझते हुए उस शख्स ने उसे आंखें छोटी करते हुए देखा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लालच देकर खरीद सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम जैसे लोगों के लिए बकाऊ माल नहीं हूँ, समझे? ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम बताने से इनकार करोगे तो हम मान जाएंगे? हा 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 हा, कितने बेवकूफ़ हो तुम। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जिस जगह तुम मौजूद हो वहां आने के बाद कोई भी जिंदा सलामत वापस नहीं जा सकता। अगर तुमने खुद से सब कुछ ना बताया तो हमें मुंह खिलवाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं। आजमा लो, जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। जितना तशद्दुद करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर एड़ी चोटी का भी जोर लगाओगे तब भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकते। एक तरफ रुहेल का जवाब, दूसरा उसका अंदाज इस शख्स को आग की तरह जलता गया, जिस पर वह गुस्से से अपनी जगह से उठा और पानी की बोतल पूरी की पूरी रुहेल के मुंह पर उल्टा दी और एक झटके से दूसरी तरफ फेंक दिया। अब वो तपश में आ चुका था। उसे रुहेल के बालों को मजबूती से दबोचा, जिस पर रुहेल मुस्कुराया। शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम जबान खोलोगे, जरूर खोलोगे, और जिस दिन तुमने जुबान खोली उसी दिन हम तुम्हारे बीच को तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर तुम्हारा वह बीच हमारे डॉन के कदमों में गिरकर माफी मांगेगा। लगा लो जोर, कर लो कोशिश, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, जरूर होगा। उसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी थी, जिस पर रोहेल को दिमाग में दर्द महसूस हो रहा था। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मेरा नाम बदल देना। अच्छा, और क्या नाम है तुम्हारा? रोहेल की बात सुनता हुआ वो एकदम होश में आया था और एक झटके से बालों को आजाद किया। वो बड़े बड़े डग बढ़ता हुआ वहां से चला गया था, जबकि रोहेल का दिमाग अब सुन होने लगा था। डील करोगे? बदले में क्या चाहिए? वो दोनों आज फिर से आमने सामने थे। वही वक्त, वही लम्हा, वही ऊसा, वही अक्कड़। कुछ भी नहीं बदला था। वो कल भी अपनी मर्जी से सब कुछ चलाता था और आज भी सभी उसकी मर्जी से डील होने में थी। बदले में मुझे टॉप वन डिवाइस के साथ साथ बाकी सारी डिवाइसेस भी चाहिए। डॉन ने अपने मतलब की बात कर ली थी। सामने स्क्रीन पर दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो थी बीस की पुरइसरा लाल वहशी आंखें, जिसे देखकर शहर का सबसे मशहूर डॉन तक बुखला गया था। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? तुम्हें मंजूर है? डॉन ने बीच की तरफ से कोई जवाब ना पाकर फिर से कहा, मंजूर है, मगर वक्त, जगह और बाकी की शरात मेरी होंगे। बीच का अंदाज डील करने वाला तो ना था। उसके अंदर अंदाज से तो साफ वाज़ह हो रहा था जैसे वो कोई मुआहदा नहीं बल्कि बादशाहत कर रहा हो। डॉन इस बात से तो बहुत अच्छी तरह से वाकफ था कि बीच यकीनन हमेशा की तरह आज भी अपनी ही मर्जी चलाएगा, मगर जो भी था अब उसे हर हाल में बीच की बात मानी थी, क्योंकि उसे डिवाइसेस चाहिए थे। मुझे मंजूर है, डॉन ने पानी का एक घूंट भरते हुए कहा। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। बीस ने टांग पर टांग रखी। बीस के लहजे से डॉन न जाने क्यों एक अजीब किस्म की घुटन, एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था, जो शायद उसे बहुत पहले से था। इस बात की गवाही तो उसका अपना ज़मीर भी देता था कि पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स है जो डॉन को हरा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बीस ही होगा। कब आना होगा मुझे? कल रात 10:05 पर मरीना रेस्टोरेंट के सामने वाले फ्लैट पर। ठीक है बीस, मैं आ जाऊंगा।
तुम आओ ना आओ, मगर एक बात याद रखना कि अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिस्की धमकी सुनकर सच्चे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। वो जेब से रुमाल निकालकर पसीना साफ करने लगा था, जबकि ये अमल उसने स्क्रीन के सामने से हट कर किया था। मगर बीस उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था। मुझे मंजूर है, उसके कहने की देर थी जब बीस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि दूसरी तरफ डॉन ने टेबल पर रखी हुई तमाम चीजें हाथ मारकर नीचे फेंक दी थी, जिसकी आवाज सुनकर फौरन से उसका आदमी हाथ में आईपैड लिए अंदर आया। सर, आप ठीक तो है ना? बकवास बंद करो अपनी और बताओ, क्या तुम्हारे इस भरोसेमंद आदमी ने बीस के बंदे के मुंह से अब तक क्या उगलवाया है? डॉन आता तो उसने बड़ा मारने के अलावा और कुछ भी नहीं कहा, मगर लेकिन शाम तक वो सब कुछ उगल देगा। एक काम कहा था वो भी ना कर सके। एम को जितना जल्दी हो सके उसका मुंह खुलवाओ। हाल हाल में हमें कल तक उस बंदे को वापस बीस के पास भेजने देना है। डॉन का सारा गुस्सा सिर्फ अपने असिस्टेंट के सामने ही उतरता था। वो सारी हिलाता हुआ डॉन का हुक्म सुनकर वहां से बाहर चला गया। रजवान, इस गद्दारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वह पूरे फार्म हाउस में कभी इधर तो कभी उधर हर जगह श्रीराम की तलाश कर रही थी। न जाने वो खरूस करेला आज सुबह से कहाँ गायब था। ना वो कहीं नजर आ रहा था और न उसके बाकी दोस्त अपने कमरे से बाहर आए थे। नाश्ता भी उसने अकेले किया था और अब तो शाम 5 बजे का वक्त था, मगर श्रीराम का कुछ पता नहीं था। आखिर कल शाम हुआ क्या था? श्रीराम हम सबको लेकर वहां क्यों गया था? और फिर रहेल, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ है? उफ, मैं ये सवाल खुद से क्यों कर रही हूँ? ये सब तो मुझे खरूस करेले से पूछने चाहिए ना, मगर पूछू तब ना जब वो मिले। न जाने आज किधर जाकर बैठ गया है। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से के साथ बने समंदर के साथ लगी हुई कुर्सियों पर बैठी वो समंदर की तरफ देखते हुए खुद से बोली जा रही थी, मगर तब भी किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखा और कान में सरगोशी करने लगा। योर हस्बैंड इज हियर माय ब्यूटी क्वीन। वो फो शराम, डरा ही दिया तुमने। और कहाँ थे तुम? अलीशा जल्दी से उठकर पीछे मुड़ी और जहां वो खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। तुम्हारे दिल में। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा, सच्ची? मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे कि हम कल वहां क्यों गए थे। और रोहित, उसे क्या हुआ है? अलीशा के सवाल पर श्याम कुर्सी पर आ बैठा, मगर कुछ बोला ना। श्याम, मैंने कुछ पूछा है। मेरी जान प्लीज, तुम सब बातों से दूर हो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। श्याम ने पुरस्कुन अंदाज में जज्बा अलीशा आंखें छोटी करते हुए उसको देखने लगे। अच्छा, तो फिर कौन सी बात है जो मेरे काम की है? तुम खाना बनाना सीखो अपने प्यार से हबी के लिए, ये तुम्हारे लिए काम की बात है। श्याम ने अलीशा के गाल को खींचते हुए कहा, जिस पर उसने इतना बुरा मुंह बनाया। खाना? मैं? तुम्हारा मतलब है कि खाना बनाना सीखो? पागल हो गए हो? नहीं, कभी भी अपने घर में कोई काम नहीं किया, मगर जब से तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो नजर, तुमने कितने काम करवाए हैं मुझसे। टूटे गिलास के टुकड़े साफ करवाना, झाड़ू पोछा और पता नहीं क्या क्या, मगर अब मैं खाना नहीं पकाऊंगी। अलीशा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जिस पर शहराम का दिल किया कि उसकी इस मासूमियत को चूम ले। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम पर बहुत जुल्म करता हूँ? जी हाँ। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग पर जोर डाले तो मैंने तुम पर जुल्म सिर्फ एक वही बार किया था। श्याम उसका हाथ खींचा जिससे उसके सीने पर जा गिरी, मगर श्याम ने उसको संभाल लिया था। श्याम, प्लीज दूर हटो, कोई आ जाएगा। अलीशा ने इतराफ में नजरें दौड़ाते हुए कहा, जिस पर श्याम ने मजीद उसे अपने करीब किया। हाँ तो आने दो, मियाँ बीबी हैं हम, कोई डेट थोड़ी मार रही हैं जो किसी से छुपे। श्याम अब शरारती मूड में था, मगर अलीशा उसका ये मूड छोटापन लग रहा था। हटो बदतमीज, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। कितनी बार कहा है छोड़ी ये छिछोड़ी हरकतें करना, मगर तुम कहाँ सुधरने वाले हो। बंदा कोशिश ही कर लेता है। अलीशा ने बहुत मजामत की, मगर वो भी शहराम था। यार, जब बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत और हॉट सी हो तो कौन पागल सुधरने की कोशिश करेगा। शराम के पापा अलीशा का दिल किया कि उसका मुंह नोच ले, और शायद नोच भी लेती अगर उसके हाथ में शराब ने काबू ना किए होते तो। वैसे एक बात बताऊं? पूछो मेरी जान, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? व्हाट? ये कैसा सवाल है? अलीशा के सवाल पर शराब उसे अजीब सी नजर से घूरने लगा। बताओ ना, तुम इतने प्यारे हो तो तुम्हारी भी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी ना? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो जस्ट फ्रेंड? नहीं, मेरी कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हुरैन और महर वो कौन है? महर माँ को तुम मेरी स्टूडेंट ही कह सकती हो, और वो मेरी दोस्त की मंगेतर भी है और मेरी छोटी बहन भी। शहराम के पापा अलीशा काफी हैरान हुई कि महर को तो शहराम बहन समझता है, और हुरैन वो काफी खामोश रहती है, मगर नौफल पर अक्सर गुस्सा भी करती है। वो रोहेल की कजन है और इसी के मजाज की है। बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि उसकी कजन सिस्टर है। उसे ज्यादातर फ्रैंक होना पसंद नहीं है, इसलिए वो खामोश ही रहती है। अच्छा, और तुम्हारी मुंह है ना वो? इस बार शराम ने उसे घूर कर देखा था कि वो कितने सवाल किए जा रही थी। वो भी मेरी स्टूडेंट है और फ्रेंड। वो फल्ला लड़की, तुम सुनना क्या चाहती हो? शराम के बाप पर वो एकदम होश में आई। यह है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? बात सुनो, मेरी ना कोई फ्रेंड है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, मैं तो किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाया। वो बस मेरी आपकी। शराम बातों ही बातों में न जाने क्या कहता चला जा रहा। जब अलीशा को अब तो जुस्से होने लगा, कुछ नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और ना ही मुझे किसी और की जरूरत है। मगर शराम, अभी तो आपने कहा था किसी और के। इनफ प्लीज। शराम का लहजा अब सहा था। सॉरी, अब नहीं पूछूंगी। गुड।
काफी देर बाद वो यूं ही खामोश रही, मगर फिर खुद ही इस खामोशी को तोड़ गए। शेराम, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। क्यों? वो मैं बोर हो जाती हूँ ना, अब मुझे किसी मिलने तो तुम दोगे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्री टाइम में अपने दोस्तों से बातें कर लूँ। कौन सी बातें? श्याम के साथ साथ आप काफी बदले बदले लग रहे थे, जिसकी वजह से अरिशा को कुछ भी कहने में काफी मुश्किल हो रही थी। श्रीराम, 1 महीना हो गया है आपने मुझे डैड से मिलने नहीं दिया और ना ही मुझे मेरा मोबाइल वापस दिया। मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, अपने डैड से बात करनी है। ठीक है, मैं कल मिला कर देता हूँ कि करो अपने डैड से बात। अब श्रीराम, मुझे मेरा मोबाइल मोबाइल तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उसे। शेहनाब ने उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए कहा, जिस पर अर्षा का चेहरा मुड़ सा गया था। तुम्हें जिससे भी जो भी बात करनी है तो मेरी मौजूदगी में मेरे मोबाइल से ही करोगे। उफ, आप नहीं जानते, अगर अपने नंबर से हरून को कॉल की तो वो इतने सवाल करेगा ना कि क्या कहा? हरून? वो अब शेहनाब को गुस्सा दिला रही थी। हाँ तो हरून ही तो मेरा दोस्त है ना। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा, मगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया ना, तो नहीं करोगी बात तो नहीं, बात खत्म। वो अपनी बात मुकम्मल करता हुआ कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया, जबकि अरीशा को हारून पर पूरा यकीन था कि अगर वो उससे मदद मांगेगी तो यकीनन हारून कुछ भी करने से उसे आजाद करवाएगा। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। यूके की एक सर्द सी शाम, जिसमें कौन उदास ना था, उसका जिस्म सर्दी से जकड़ रहा था, मगर इन जालिम लोगों ने तो बस तशद्दुद करने से मतलब था। रोहेल की शर्ट नीचे पड़ी हुई थी और हाथ ऊपर लगे हुए स्टून के साथ बांधे हुए थे। माथे से खून रस रहा था, जिसम बर्फ के माने ठंडे पानी की वजह से कांप रहा था, मगर इरादे अब उसके भी बिल्कुल मजबूत थे। वो नकाब को चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। मुंह खोला उसने। नहीं सर, अब तक कुछ नहीं बोला। पता नहीं इतनी बर्दाश्त कहाँ से आ गई है इसमें। इसके अंदर अगर कोई आम बंदा होता तो शायद कब का मार चुका था, मगर ये तो कोई इंसान ही बल्कि बेजान शय लग रहा है। बोले, जरूर बोलेगा। आखिर इसकी ट्रेनिंग 20 ने जो की है, अगर कैसे नहीं होगी उसमें। चाहे जितना भी ये मजबूत बांध जाए, सुबह तक जरूर टूटेगा। नकाबपोश की आवाज सुनकर ढोल ने सर उठाकर उसको देखा। तुम्हारे फायदे की बात कह रहा हूँ, ना करो अपनी मेहनत को मुझ पर जाया, नाकाम रहोगे। रोहेल ने बामुश्किल अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा किए थे, जिस पर सामने खड़ा शख्स उसका मुंह दबोचने लगा। मैं किसी ऐसे काम नहीं करता जिसमें नाकामी मिले। मुंह खुलवाने के और भी बहुत से तरीके कार आते हैं मुझे। वो अपनी बात कहता हुआ अपने साथी को इशारा करते हुए तो तशद्दुद जारी रखने का कहकर वहां से चला गया था, जबकि रोहेल को अब माही का बेहद ख्याल आ रहा था कि उसे कुछ भी करके डॉन के आदमी की नजर में इंस्पेक्टर रिजवान को बेगुनाह साबित करना था, वरना माही के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा था। 20 डान सब कुछ रेडी है। मैंने 20 को अपने काम से आगाह किया था, जिस पर मुस्कुराने लगा। यानी हम कल शाम डान को इसकी अमानत देने जा रहे हैं। बात उनके बाबा महर ने इस बात में सर हिलाया। हमें होशियार रहना होगा, न जाने वो लोग आरजे के साथ क्या कर रहे होंगे। कहीं वो रुहेल की जुबान खुलवा। हुरैन को अपनी जान से प्यारे कजन की जान की बेहद परवाह थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कही जा रही है। डोंट वरी, वो चाह कर भी आरजे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मेरा शागिर्द है। माना उसकी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें उसकी बहादुरी और वफादारी पर शक करना चाहिए। वो मेरा शेर है, चट्टान की इमारत, उसे उससे कोई नहीं तोड़ सकता। शराम ऐसी थोड़ी सी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दिया करता था। वो उसे बचपन से जानता था, उसकी बहादुरी को, उसकी ताकत को, उसकी जहानत को। तभी तो उसने अपने साथ मिलाया था, तभी तो उसे हैकिंग सिखाई थी। हमेशा 20 ने उसे अपना जिगर कहा था, क्योंकि एक वही था जो 20 की उम्मीदों पर पूरा उतरता था। अब बस उन्हें कल का इंतजार था, फिर बाजी 20 के हाथ में आनी थी। रात का वक्त था जब सामने बने हुए हवादार से चांद नजर आ रहा था। हाथ अब तक यूं ही बांधे हुए थे, जिसम सर्दी से सुकड़ रहा था। वह न जाने कितने घंटों से यूं ही लटका हुआ था, जिसमें दर्द से टूट रहा था। नजर चांद पर गई तो उसे अपनी मोहब्बत शिद्दत से याद आने लगी। न जाने वो कैसी होगी। वो नाराज थी मुझसे, वो रो रही थी, मगर मैं कुछ ना कर सका। इस मुश्किल वक्त में मैं उसका साथ ना दे सका। पता नहीं वो माफ करेगी मुझे या फिर। आंखें बीत चुकी थी, चेहरा आंसू की वजह से तर हो चुका था, दिल की धड़कनें बेतरतीब चल रही थी। एक है लम्हा साल बराबर मालूम हो रहा था। माई की फिक्र उसे खाई जा रही थी। वो बहुत ही सास किस्म की लड़की थी, न जाने वो खुद को कैसे संभालती। और 20, न जाने वो मेरी इस गलती को माफ करेगा भी या नहीं। हमारा मिशन, हमारे सालों की मेहनत, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, सब कुछ खत्म। रुहेल के दिमाग में हजार किस्म के सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वो उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी, मगर वो इन लोगों में से हरगिज नहीं था कि इतनी जल्दी हार मान ले। मुझे कुछ ना कुछ काट के यहाँ से निकलना होगा। अभी वो कुछ सोच रहा था जब किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। लम्बे लम्बे वो आवाजें करीब होने लगी, मतलब वो लोग इसी तरफ बढ़ रहे थे। रुहेल को पता था कि अगर इन लोगों ने उसे होश में देख लिया तो फिर से उसे अजियत देंगे, इसलिए उनके आने से पहले ही वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा एसके ने कि 20 वाकई हमसे 2 कदम आगे चलता है, मगर इस बार उसे एक बहुत ही बड़ा धचका पहुंचाएंगे, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएंगे। ये आवाज उसी नकाबपोश की थी जो अपने गार्ड्स के साथ उसकी तरफ आ चुका था, मगर रुहेल यूं ही खामोश रहा। क्या उसने अब तक मुंह नहीं खोला? नहीं सर, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा ढीठ इंसान निकला।
सर अगर ये इतना मजबूत, बहादुर, नाडार, ताकतवर है तो फिर 20 कैसा होगा? एक आदमी के मुंह से ये बात निकली जिस पर नकाबपोश ने बड़े गुस्से से उसको घूरा तो वो आदमी सर झुका गया। सॉरी सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि शट अप, जस्ट शट अप। तुम लोगों को यहाँ बकवास करने के लिए नहीं रखा। जितनी बकवास तुम कर रहे हो ना, अगर इतनी कोशिश उस पर करते तो यह कुछ ना कुछ उगल चुका होता। नकाबपोश की आवाज पूरे तहखाने में गूंजी थी, जिस पर वो आदमी खामोश खड़ा उसका गुस्सा बर्दाश्त करता रहा था। क्या वो एक मामूली सा आदमी था? सर आगे क्या करना है? मुझे पता है इसकी जुबान कैसे खुलवानी है। इस नकाबपोश के इशारे पर उस आदमी ने पानी का गिलास भरकर रुहेल के मुंह पर फेंका, जिस पर रुहेल को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। तो तुमने सोच लिया कि अब तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? रुहेल उसकी बात सुनी अनसुनी कर गया था, जिस पर इस नकाबपोश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ करने लगा। गौर से देखो इसे। रुहेल के पैर तले से जमीन निकल गई थी जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये कोई और नहीं बल्कि माही थी। पहचाना इस हसीना को? शट अप, जुबान संभालो अपनी। रुहेल का खून खोलने लगा था और वो किस कदर बेगैरत इंसान था। अरे अरे, तुम तो ऐसे बेकाबू हो रहे हो जैसे इसकी तस्वीर नहीं बल्कि ये हसीना खुद है मेरी बाहों में। रुहेल हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम रहा। कमीने इंसान, अपनी गंदे नजरों से इस मासूम को देखने की कोशिश भी ना करना, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मेरा हाथ तो खोल कर देखो, फिर देखना क्या हाशिया करता हूँ मैं तुम्हारा। रुहेल की बापा उसने कहकर लगाया। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक यहाँ हो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। रोहित के पापा उसने अपना मोबाइल वापस अपने जेब में रखा और एक ठंडी सांस लेने लगा। चलो एक डील करते हैं, तुम 20 का हमें बता दो और हम ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि तुम्हारी माही की जिंदगी भी बख्श देंगे। तुम चाह कर भी मेरे इरादे बदल नहीं सकते। मैं कभी तुम जैसे 20 लोगों के लिए काम नहीं करूंगा। रोहिल की बात सुनकर वह फिर से हंसा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम 20 के चक्कर में अपनी मोहब्बत को खो दोगे। चलो मैं तुम्हें दोस्त बनकर एक मशवरा देता हूँ। देखो मेरी जान, ये पार्टी वार्टी, गैंग, माफिया, प्लानिंग, रीमेज, ये सब इन लोगों के काम की होती है जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, जिनको कोई मोहब्बत ना हो। अब तुम जैसा आशिक अगर इन चक्करों में पड़ गया तो समझो काम से गया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। या तो 20 का बताकर अपनी जिंदगी और मोहब्बत को महफूज कर लो, या फिर 20 के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी और मोहब्बत दोनों का गला अपने हाथों से घोंट दो। वो अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वहां से चला गया था मगर रोहेल अब तक अपने बाप पर कायम था और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि 20 ही माह ही उसके बाबा को पूरी सिक्योरिटी फ्राहम करेगा, उनकी जान बचा लेगा। वो कब का सो चुका था मगर वो अब तक यूं ही करवटें बदल रही थी। उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब बेजार आ चुकी थी इस तरह कैद रह रहकर। ये सच था कि अगर शेराम अब उसे ज्यादा तंग नहीं करता था मगर उसे उसके अपनों से भी मिलने तो नहीं दे रहा था ना। मुझे सबसे पहले एक मोबाइल की जरूरत है जिसे मैं कॉल कर सकूं। अगर मोबाइल फोन मिल गया तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर मोबाइल मिलेगा कहाँ से? वो खुद ही खुद सोचे जा रही थी। एक काम करती हूँ, नौफल से ले लेती हूँ। लेकिन अगर उसने शराम को बता दिया तो? नहीं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा था। वो बड़ा खतरनाक किस्म का था जिसे करने से पहले उसे 100 बार सोचना पड़ रहा था। उसे शराम का डर भी था। उसे डर था कि अगर शहराम को कुछ भी पता चला तो बहुत बुरा होगा, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके डैड और हारून के लिए भी। कल मुझे हर हाल में किसी भी तरह मोबाइल हासिल करना होगा। जब शेहराम घर में नहीं होगा तब किसी सर्वेंट से ले लूंगी और शेहराम के आने से पहले पहले उसको उसका मोबाइल वापस कर दूंगी। वो पक्का इरादा कर चुकी थी कि अब बस उसे सुबह का इंतजार था। अंकल, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि माही की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? ऐसे कैसे अचानक से उसकी तबीयत इतनी खराब होगी? हारिस और जैनिज आज काफी दिनों बाद माही से मिलने उसके घर आए थे मगर माही नींद के नशे में चूर सोने में मसरूफ थे। बेटा तुम लोगों को पता बता कर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया। बट अंकल, हमें अगर पता होता तो हम लोग दूसरे शहर शादी में जाते ही ना, और हम यही माई के पास रहते ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अरीशा भी न जाए तुर्की से कब वापस आएगी और हरून भी अपने कामों में मसरूफ है। माई इधर बिल्कुल अकेली पड़ गई है। जैनिश को माही की हाथ पर बहुत तरस आ रहा था। बेटा अब तुम लोग आ गए हो ना तो अब माही अकेली नहीं रहेगी। रिजवान की पापा जैनिश से मुस्कुराते हुए सवाब में सर हिलाया जबकि हारिस सोचों में गुम था। हारिस, तुम जरा मेरे साथ आना, काम है मुझे। इंस्पेक्टर रिजवान के कहने पर वो सोची खोल से बाहर आया था और बिना कुछ कहे उनके साथ चल दिया जबकि जैनिश माही के पास ही बैठी रहे। हारिस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद हमने इस फैसले में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। रिजवान के पापा हारिस उन्हें नासमझी से देखने लगा। रिजवान का लहजा काफी गंभीर था। वो पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सर, मैं कुछ समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। आप एक बाप है, आपका फिक्र करना बनता है, लेकिन इसका हरगिज भी मतलब नहीं है कि आपने कोई गलत फैसला लिया है। आपका फैसला बिल्कुल ठीक था। इस वक्त माही के लिए यही सब कुछ जरूरी था और आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक वो जिंदा है हमारी उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी। हारिस की तसल्ली देने पर रिजवान भी काफी पुरसुकून हो गए थे। अच्छा, तुम्हें कुछ पता चला वहाँ के हालात कैसे हैं? क्या इन केसेस में कोई कमी आई है या फिर मजीद बढ़ गए हैं?
सर, एक दिन के अंदर अंदर एक ही इलाके से 15 बच्चों को अगवा किया गया है, मगर इस इलाके की पुलिस बेखबर है। इन लोगों का काम बस FIR काटना है। अब तक मुख्तलिफ जगहों से बच्चे लापता हो रहे हैं, मगर पुलिस थाने में बैठकर अब तक सिर्फ पर्चे ही काट रही है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हारिस ने अब तक जो जो इन्फॉर्मेशन हासिल की थी वो सब कुछ रिजवान को बताने लगा, जिसे सुनकर रिजवान ने अपना सर पकड़ लिया था। काश हमारे पास एहतियात होता तो वहाँ का निजाम भी संभालते, फिर कोई बच्चा कभी भी लापता ना होता। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर हारिस ने इस बात में सर हिलाया और कुछ सोचने लगा। क्या सोच रही हो हारिस? सर, हमें भला ही एहतियात नहीं था, लेकिन अगर हम चाहें तो आज भी इन सब पर काबू पा सकते हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह हमने अपने इलाके को प्रोटेक्ट किया था। मगर ये कैसे मुमकिन है? सर, हमारी ओल्ड ट्रिक कानून को अंधा करके। हारिस के पापा बेसाता रिजवान मुस्कुराया था। इन सब का शुरू से ही ये असूल रहा था कि इनकी कहीं ना चलती थी तो इन्हें ऐसा ही करना पड़ता था। इंस्पेक्टर रिजवान को हारिस की काबिलियत और जहान पर फख्र महसूस हुआ था, हमेशा से ही, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा करता था कि ऐसे ही थोड़ी बहुत इंस्पेक्टर रिजवान के लिए काम करता था। उसे न जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था कि उसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। जब वो होश में आया तो खुद को रस्सियों से आजाद पाया। वो चाह कभी वहां से हिल नहीं पा रहा था। वो जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। काफी देर वो यूं ही उठने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां उसके अलावा और कोई ना था, और ना ही उसे वहां किसी की आहट महसूस हुई थी। बस यही मौका था जब गनीमत जान का उसने बहुत कोशिश की वहां से उठकर इस जगह का जायजा लेकर। बहुत कोशिश के बाद वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली तब उसे भूख महसूस हुई, क्योंकि उसे यहाँ 2 दिन से ज्यादा दिन हो चुके थे। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहां तक पानी का कोई मटका तक ना था कि वो अपनी प्यास बुझाता। आरजे, हिम्मत करो, तुम कर सकती हो। 2 दिन भूखे रहने से तुम मर नहीं जाओगे, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। वो खुद ही खुद अपने आप को हिम्मत दिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ था और लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगा था। उस पूरे तहन का जायजा ले रहा था, मगर कहीं भी बाहर जाने का सुराग नहीं मिल रहा था। बहुत आगे जाकर उसे एक दीवार नजर आई जहाँ पर कोई पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। वहां बने हुए छोटे से सुराग से उसे रोशनी नजर आई। वो धीमे कदमों के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पेंटिंग को हाथ लगाया वो एकदम घूम गई और बाहर का रास्ता नजर आने लगा। यहाँ सामने सीढ़ियां बनी हुई थी, मगर बाहरी कुर्सी पर एक मोटा सा आदमी बैठा सो रहा था। उसे कुछ भी करके यहाँ से ऊपर जाना था, क्योंकि इन सीढ़ियों के अलावा इधर से जाने का कोई रास्ता ना था। वो धीमे कदम से चलता हुआ आगे बढ़ने लगा था, मगर तभी वो आदमी जो सो रहा था उसे नींद से बेदार होने लगा। रुहेल जल्दी से उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जागा नहीं था। इसलिए रुहेल ने उसकी इस हालत का फायदा उठाकर उसकी गर्दन की एक नब्ज दबाई, जिसे वो वापस से सो गया। यह तरीका उसने 20 से सीखा था। इसमें बंद ओप्स अपनी गहरी नींद में चला गया था और तब तक नहीं उठता जब तक कोई उसे ना उठाई देता। जब रुहेल को यकीन हो गया कि वो अब नहीं उठने वाला, तो रुहेल ने सीढ़ियों का रुख किया जहाँ ऊपर एक बंद कमरा था, मगर वहां से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब उस दरवाजे के करीब गया जहाँ एक छोटा सा हवादान बना हुआ था, काफी मुश्किल से उसने हवादान के अंदर झांकने की कोशिश की। वो कोई कमरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हाल था, जहाँ एक आदमी दूसरे तरफ गर्दन की कुर्सी पर बैठा होता, जिस वजह से रुहेल उसकी शक्ल ना देख सका। यकीनन वही डॉन था और साथ ही एक नकाबपोश भी खड़ा था। रुहेल अगर यूं ही इस हवादान से देखता तो उन्हें रुहेल नजर आ जाता, इसलिए रुहेल ने देखने की बजाय सुनने का इरादा किया और दरवाजे के साथ लग गया ताकि सुन सके। सर, वो ऐसे जुबान नहीं खोलेगा। मैं माही को यहाँ। बस करो अहमक इंसान, तुम्हें पता भी है 20 आज शाम रुहेल को वापस लेने और हमारे तमाम डिवाइसेस हमें वापस लौटाने आ रहा है, और तुम बात कर रही हो कि तुम इस इंस्पेक्टर की बेटी को यहाँ लाओगे। नकाबपोश की बात पर डॉन गुस्से से बढ़ उठा था। माही का नाम सुनकर रुहेल को शदीद गुस्सा आने लगा था, मगर इस वक्त उसे बहुत ही होशियारी से काम लेना था। सर, लेकिन अगर ये हाथ से निकल गया तो हम 20 के बारे में कैसे जान पाएंगे? फिलहाल हमें हर हाल में तमाम डिवाइसेस चाहिए, फिर हम इंस्पेक्टर रिजवान उस 20 को भी देख लेंगे। डॉन की बात पर वो खामोश हो गया, मगर तब भी डॉन का असिस्टेंट कुछ फाइल्स लिए अंदर आया। सर, पाकिस्तान में जिनसे डील हुई थी वो पैसों के बदले बच्चे देने के लिए तैयार हैं, बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। फिर कल तक बच्चे यहाँ पहुंच जाएंगे। उनकी बात पर डॉन ने शराब का गिलास लबू से लगाया। गुड, उन्हें पैसे भेज दो और बच्चे मंगवा लो। सर, मगर एक मसला है। कैसा मसला? सर, वो बच्चे कराची के नहीं हैं। फिर? सर, वो बच्चे भावलपुर के सबसे गरीब इलाके के हैं, तो इसमें मसले वाली कौन सी बात है? सर जी, इंस्पेक्टर रिजवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहमक इंसान, कितनी बार कहूँ कि हमें इस वक्त इंस्पेक्टर से बदला नहीं लेना, और अच्छी बात है कि वो बच्चे इस शहर के नहीं है, वरना वो 20 के साथ मिलकर फिर से कोई प्लानिंग करेगा। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाकर इस बंदे को होश में लाओ, उसकी हालत संवारो। अगर 20 ने उसे इस हाल में देखा तो मसला हो जाएगा। डॉन के बाद सुनकर वो बेचारा मुंह लिए वापस चला गया था, जबकि रुहेल को उसका प्लान पता चल गया था। वो मजीद कुछ सुने बिना वापस सीढ़ियों से नीचे आ गया और पेंटिंग को ठीक करके वापस जमीन पर आकर बेहोश होने की एक्टिंग करने लग गया था। मुझे पता था डॉन, तुम कभी भी नहीं बदलोगे, और आज भी तुम्हारे इरादे कितने घटिया और नापाक हैं।